Hello friends, welcome to this channel that is BMLS Academy. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट का जो कि मेंशन है BMLS के सेकेंड सेमेस्टर में. स्टार्ट करते हैं हम कि BMLS के जो सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें एक टॉपिक मेंशन है कि इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन हिमेटोलॉजी. हमारा जो सबसे पहला यूनिट है हिमेटोलॉजी का, तो उस पहले यूनिट का ये पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में. ओके, लेट्स कवर दिस टॉपिक. तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिमेटोलॉजी का मीनिंग क्या है. तो हिमेटोलॉजी का मतलब ये होता है, हिमेट का मतलब ब्लड होता है एंड लॉजी का मतलब स्टडी. तो हिमेटोलॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ ब्लड. ओके, देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में. हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द हिमेटोलॉजी. ओके, तो हिमेटोलॉजी क्या है? हिमेटोलॉजी ब्रांच है साइंस का, ओके, जो कि कनेक्टेड है किससे? स्टडी ऑफ ब्लड. जैसे कि हिमेटोलॉजी का मतलब ही है स्टडी ऑफ ब्लड. ये बता रहा है हमें कि हिमेटोलॉजी किससे कनेक्टेड है? ब्लड से एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से एंड डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम. हिमेटोलॉजी, जो हिमेटोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, उससे ये क्या है? कनेक्टेड होता है. ओवरऑल की हिमेटोलॉजी में हम ब्लड का स्टडी करते हैं. ओके, नेक्स्ट है लाइक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो क्या, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि हिमेटोलॉजी में किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं. तो डायग्नोसिस, ब्लड से हम कई तरह की चीज़ों की डायग्नोसिस कर सकते हैं ब्लड का स्टडी करके, एंड उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं अच्छे तरीके से. ओके, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. जो अगर हम ब्लड का स्टडी करते हैं तो हम उसको सही से क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ओके, एंड कंपोनेंट्स, हम हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके स्टडी करते हैं. लाइक यहाँ पे दिया हुआ है ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन्स एंड बोन मैरो. तो हम हिमेटोलॉजी के अंदर इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. हीमोग्लोबिन क्या है एंड ब्लड प्रोटीन्स क्या होते हैं, बोन मैरो क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का हम हिमेटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं. जैसे कि ब्लड कंपोनेंट अभी हम लोगों ने देखा कि हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं. तो ब्लड कंपोनेंट लाइक प्लेटलेट, ब्लड वेसल्स, ये स्प्लीन एंड द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा है. ठीक है, तो हमारे ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट होते हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स. ये हमारा ब्लड कंपोनेंट्स होता है. इसके अलावा भी हम स्टडी करते हैं हिमेटोलॉजी में, जैसे कि ब्लड वेसल्स का, स्प्लीन का एंड मैकेनिज्म, कोगुलेशन, ये सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं. कुछ डिजीज़ भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉट, अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड ब्लड कैंसर सच एज ल्यूकेमिया, माइलोमा एंड लिम्फोमा. तो ये सारी चीज़ें हम ब्लड के अंदर, ये ब्लड जितना भी है हिमेटोलॉजी के ही अंदर स्टडी करते हैं. जैसे कि हम लोगों ने कुछ डिजीज़ के भी नाम देखे. हीमोफीलिया, ये क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया. ब्लड क्लॉट हो जा रहा है बॉडी में हमारे, तो ये हम ये किसके अंदर वो स्टडी करेंगे? तो हिमेटोलॉजी के अंदर. ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, कैंसर का स्टडी हम ब्लड के हिमेटोलॉजी में ही करते हैं, ब्लड के थ्रू हम हिमेटोलॉजी के लेबोरेटरी में करते हैं. लिम्फोमा, माइलोमा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी जो है उसमें हम इन सब का स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो हम लोगों ने बेसिक देख लिए कि हिमेटोलॉजी क्या होता है. ये तो समझ में आ गया होगा कि हिमेटोलॉजी का मतलब क्या है एंड हिमेटोलॉजी में हम लोग स्टडी किसका करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिमेटोलॉजी. हिमेटोलॉजी के क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ब्लड फंक्शन, ब्लड फंक्शन को समझना.
हीमेटोलॉजी के अंदर हम देखते हैं। तो हीमेटोलॉजी हाउ ब्लड कंपोनेंट सच अ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा फंक्शन। तो हम हीमेटोलॉजी में ब्लड के फंक्शन को समझते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये हमारे बॉडी में किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में जितनी भी कंपोजिशन है इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के क्या फंक्शन है एंड वाइट ब्लड सेल्स के क्या फंक्शन है, पता है आप लोगों को कि जैसे कि प्लेटलेट का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो ये इसका फंक्शन है। तो हम इस चीज़ को हीमेटोलॉजी में समझते हैं। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंस है एक हीमेटोलॉजी का। ओके, दिस नॉलेज इज़ वायरल फॉर अंडरस्टैंडिंग द body response to infection, how to oxygen is transported and how clotting mechanism work to prevent bleeding। इन जो भी ब्लड कंपोजिशन है इन सारे का अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। तो कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इसको हम समझते हैं। एंड जो हमारा प्लेटलेट है ब्लड को क्लॉट करता है, तो वो कैसे क्लॉट करता है इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं या फिर इसके फंक्शन को जानते हैं। ब्लीडिंग प्रिवेंट करना, कैसे प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग से, उस चीज़ को हम हीमेटोलॉजी के अंदर समझते हैं। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंस है हीमेटोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। हीमेटोलॉजी हेल्प इन द डायग्नोसिंग अ वाइड रेंज ऑफ ब्लड रिलेटेड कंडीशन इंक्लूडिंग एनीमिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड अदर कैंसर्स ऑफ द ब्लड। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, कुछ एग्जांपल्स के रूप में हम लोगों ने देखा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो हम हीमेटोलॉजी के अंदर डिफरेंट तरह के डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं एंड ट्रीटमेंट उसका क्या होता है ये देखते हैं। तो हीमेटोलॉजी किस में हेल्प करता है, इसका वाइड रेंज है किसमें, ब्लड रिलेटेड कंडीशन में। जैसे कि एनीमिया, ब्लड का कमी हो जाना, नॉर्मल से जब हमारी बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाता है ब्लड, तो क्या होता है उसके एनीमिया हो जाता है उसे। एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कहीं थोड़ा सा कट लग गया, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है ह्यूमन के बॉडी में, या फिर ब्लड में कैंसर हो गया, इन सारी चीज़ों का स्टडी किस में करते हैं, हीमेटोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को मैनेज करना, जैसे कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो हम ऐसे ही उसके सिम्टम्स देख के तो नहीं बता देंगे ना कि उसे ब्लड कैंसर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, जब तक कि हम उसका डायग्नोस नहीं करेंगे, जब तक कि उसका हम टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो किसी पेशेंट को अगर ब्लड कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे हीमेटोलॉजी में ब्लड कैंसर को टेस्ट लगाएंगे, तब जाके हमें कन्फर्म होगा कि हाँ उसे ब्लड कैंसर है। हीमेटोलॉजी इज़ द फॉरेन फ्रंट ऑफ द मैनेजिंग ब्लड कैंसर सच एज ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। तो ब्लड कैंसर का स्टडी करना हीमेटोलॉजी में, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है, बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंस है हीमेटोलॉजी का। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड डोनर programs। Hematologists are involved in the safe collection, screening and administration of blood transfusions, which are crucial in treating trauma patients, those undergoing surgery, or those with chronic disease like sickle cell anemia और थैलेसीमिया। तो हीमेटोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करते हैं ब्लड का, जब हीमेटोलॉजी का स्टडी कर लेंगे तो वो हीमेटोलॉजिस्ट बनेंगे। ओके, तो जो हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेफ ब्लड कलेक्ट करने में एंड स्क्रीनिंग, उनका टेस्ट परफॉर्म करने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच आर क्रूशियल इन ट्रीटिंग ट्रॉमा पेशेंट। जैसे कि कोई ट्रॉमा पेशेंट है तो हीमेटोलॉजिस्ट क्या करेगा, सेफ ब्लड किसी अदर से कलेक्ट करेगा एंड जो ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक। एंड अंडरस्टैंडिंग सर्जरी या फिर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ होते हैं। क्रोनिक डिजीज़ के केस में हीमेटोलॉजी जो लेबोरेटरी होता है वो उन्हें ब्लड प्रोवाइड करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस है हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी का। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। जो जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि माता पिता से जो डिजीज बेबी में आते हैं, न्यू बर्न में आते हैं, इसका स्टडी जो ब्लड से रिलेटेड होता है तो किस में करते हैं, हीमेटोलॉजी में करते हैं। तो ये क्या है, हीमेटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंस है।
Okay, hematology also play a role in identifying genetic disorders that affect blood, such as sickle cell anemia, thalassemia, and hemophilia, and providing treatment or preventive care for individuals with this condition. तो hematology का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और वो बेबी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, न्यू बर्थ चिल्ड्रेन में, ये किसके अंदर स्टडी करेंगे, हीमेटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे कि हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये अगर पेरेंट्स में है तो बेबी में न्यूबॉर्न में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो इसका प्रिवेंशन या फिर स्टडी कौन करेगा, हीमेटोलॉजी के अंदर होगा। तो ये क्या है, हीमेटोलॉजी का एक मेन इम्पॉर्टेंस होता है कि ब्लीडिंग से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है वो स्टडी होगा हीमेटोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन हीमेटोलॉजी रिसर्च। रिसर्च में भी हीमेटोलॉजी का एडवांस है, ठीक। तो हीमेटोलॉजी इज एन इन्वॉल्विंग फील्ड विथ ऑनगोइंग रिसर्च दैट लीड्स टू बेटर ट्रीटमेंट फॉर ब्लड डिसऑर्डर। तो जो हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी होता है वो रिसर्च भी कर रहा है कि मतलब जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उससे हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसे कैसे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये क्या है, इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है 7th पे कि प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। कोई भी डिजीज़ हुआ है, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसका क्या प्रिवेंशन है ये भी हीमेटोलॉजी बताता है, एंड उसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी परफॉर्म करता है। हीमेटोलॉजी प्ले अ की रोल in preventing complication related to blood disorder by screening for condition like anemia और clotting disorder। तो hematology जो है वो क्या करता है, important रोल प्ले करता है। जैसे कि किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो जब हम हीमेटोलॉजी के थ्रू उसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम इसे प्रिवेंट करने के बारे में भी बता सकते हैं पेशेंट को कि आपको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया इम्पॉर्टेंस, 7th इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने देखे हीमेटोलॉजी के। वैसे तो हीमेटोलॉजी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। 7th कहने के लिए 7th है लेकिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं हीमेटोलॉजी के, ठीक। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन हीमेटोलॉजी। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हीमेटोलॉजी क्या होता है उसका हम लोगों ने बेसिक समझ लिया, सब कुछ जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हीमेटोलॉजी जो लेबोरेटरी है क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं। देन अब हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी में यूज्ड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, ओवन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज, ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारी हीमेटोलॉजी लैब में यूज होते हैं। अदर लैब में भी यूज होते हैं लेकिन ये सारे हीमेटोलॉजी में भी यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंसिटिव बैलेंस। नेक्स्ट है सेंसिटिव बैलेंस, मिक्सर, वाटर बाथ, प्लास्टिक ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब रैक, बंसन बर्नर, ये सारे इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये यूज होते हैं एंड इनके डिफरेंट यूज़ भी होते हैं। अभी हम नेक्स्ट के स्लाइड में इसका भी डिस्कशन करेंगे कि सेंसिटिव बैलेंस है तो इसका क्या यूज है, एंड ये ब्लड मिक्सचर होता है तो इसका क्या यूज है, वाटर बाथ का क्या यूजेज होता है, ठीक है। अभी हम केवल इंस्ट्रूमेंट के नेम देखते हैं, देन हम उनके यूजेज भी देखेंगे। ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट के नेम पूछा है ओनली, तो केवल नेम लिखने से हमारा टॉपिक कवर नहीं होता है, इसलिए हम दो लाइन में इन सारे इंस्ट्रूमेंट के यूजेज भी देख लेंगे। ओके, सो टूल्स एंड ग्लासवेयर। अभी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट तो देख ही लिया कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, ये सारी चीज़ें ग्लासवेयर होती हैं, जैसे कि ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। तो बीकर एंड कोनिकल फ्लास्क, पेट्री डिश, टर्निकेट, कैपिलरी ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब एंड सिरिंज, ये सारे ग्लासवेयर टूल्स होते हैं जो कि हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी में मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सारे जितने भी
इंस्ट्रूमेंट देखे हम लोगों ने, इनके क्या क्या यूजेज होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका क्या यूजेज है। ओके, तो यूजेज, माइक्रोस्कोप आर एसेंशियल टूल्स इन मेनी फील्ड्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड डिटेल्स and details that are otherwise invisible to naked eye। माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है, तो माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरी स्मॉल, जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम अनविजिबल को, जो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है, उनको हम देख सकते हैं। लाइक स्टडी सेल्स, टिश्यू एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल्स को क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं? नहीं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अपने बॉडी के सेल्स को देख सकते हैं, टिश्यू को देख सकते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो इन्हें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं। ओके, समझ गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है, इसका यूज़ देख लेते हैं। एन इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन अ कंट्रोल environment for growing or developing organism, cells और materials under specific condition। तो इंक्यूबेटर जो इक्विपमेंट होता है लेबोरेटरी में, इसका यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमें मान लीजिए कोई हम कल्चर ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, तो इंक्यूबेटर में हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें 55 चाहिए या फिर 35 चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस पे किसी प्लेट को रखना है, किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो इंक्यूबेटर का यूज करके हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक कल्चरिंग बैक्टीरिया, जो कि कल्चर हम लगाते हैं बैक्टीरिया को, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंक्यूबेटर का। ओके, समझ गए। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का हम यूज किस लिए करते हैं, एन ऑटोक्लेव इज अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डिवाइस दैट यूज प्राइमरली फॉर स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट, टूल्स एंड मटेरियल्स। तो ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव एक स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट होता है, इसका यूज हम स्टेलाइजेशन में करते हैं। जैसे कि क्या क्या स्टेलाइज करते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोगों ने सर्जरी किया, उसके वॉश करके रख दिया, तो उसे स्टेलाइज करना होता है। उस पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको मतलब ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, किल करने के लिए स्टेलाइजेशन करते हैं। ओके, या फिर किसी भी बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं, स्टेलाइजेशन करते हैं। ओके, ऑटोक्लेव के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन। लाइक स्टेलाइज करते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट को। लेबोरेटरी इक्विपमेंट जैसे कि ग्लासवेयर में हमने बोले, बीकर को भी देखा, या फिर फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क का नाम हम लोगों ने सुना। तो इन सबको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू स्टेलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या यूज़ है, तो यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड एनालाइज हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड बाय अ सैंपल। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज हम करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट का इंटेंसिटी होता है उसको मेजर करने के लिए, एंड कितना लाइट, कोई सैंपल है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूज नेक्स्ट है हमारा, क्या है, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, यूजेस देख लेते हैं। अ सेंट्रीफ्यूज मशीन यूजेस रैपिड स्पिनिंग टू सेपरेट सब्सटेंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड अदर सब्सटेंस। तो सेंट्रीफ्यूज का यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड का सैंपल हमने लिया, तो ब्लड में हमारे कई कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट होते हैं। तो उन्हें अगर हमें वो सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, रेड सेल्स को अलग करना है एंड प्लाज्मा को अलग करना है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
ब्लड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, तो सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है, सेपरेशन का। ओके, नेक्स्ट है सेंसिटिव बैलेंस। ओके, सेंसिटिव बैलेंस क्या होता है, इसे हम एनालिटिकल बैलेंस भी बोलते हैं, यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सेंसिटिव बैलेंस। ओके, तो यूज क्या होता है, एन एनालिटिकल बैलेंस इज हाईली सेंसिटिव लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द मास ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विथ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एक्यूरेसी। तो क्या होता है सेंसिटिव बैलेंस, इसे हम एनालिटिकल बैलेंस के भी नाम से जानते हैं एंड इसको सेंसिटिव बैलेंस के भी नाम से जानते हैं। तो इसका क्या यूज होता है, तो जो हमारे लैब होते हैं उसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम कोई भी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक, तो उसका वेट करने के लिए, उस चीज़ को वेट करने के लिए हम सेंसिटिव बैलेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिरिंज। ओके, तो सिरिंज का यूज क्या होता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा सिरिंज का यूज लेबोरेटरी में किस लिए किया जाता है, ठीक, तो सिरिंजेस आर प्राइमरली यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर इंजेक्टिंग और विथड्रॉ फ्लूइड्स इंक्लूडिंग मेडिकेशंस, वैक्सीन्स एंड ब्लड ड्रॉ, बट ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशंस इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी में डिफरेंट यूज़ के लिए हम सिरिंज को यूज करते हैं, जैसे कि बॉडी से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, ब्लड कलेक्ट करना है, तो उसके लिए सिरिंज का होना ज़रूरी है, या फिर किसी अदर बॉडी फ्लूइड को हमें निकालना है बॉडी से या फिर इंजेक्ट करना है, तो सिरिंज क्या यूज होगा। ओके, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है वाटर बाथ, ठीक, तो वाटर बाथ का क्या यूज होता है, इट अलाउ द हीटिंग ऑफ स्मॉल amounts of fluid over a period of time without changing the concentration of constituents by evaporation। तो वाटर बाथ का क्या यूज होता है, स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज़ लैब से लिया स्मॉल अमाउंट में या फिर कोई सैंपल ही लिया, तो उसको थोड़ा सा हीट करना है हमें। ओके, तो हम वाटर बाथ का यूज करते हैं। वाटर बाथ किसी भी सैंपल को या फिर कोई सब्सटेंस है तो बिना उसके कंसंट्रेशंस को चेंज किए, उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट उसे हीट कर देगा। ओके, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम में, ठीक। नेक्स्ट है प्लास्टिक ड्रॉपर। तो प्लास्टिक ड्रॉपर का क्या यूज होता है, प्लास्टिक ड्रॉपर्स आल्सो नोन एज पॉस्चर पिपेट। तो प्लास्टिक ड्रॉपर को हम पॉस्चर पिपेट के नाम से भी जानते हैं एंड are primarily used for dispensing and transferring small amount of liquid in various settings including laboratories, medical applications। ठीक, तो प्लास्टिक ड्रॉपर का यूज, जैसे कि एक मान लीजिए ट्यूब लिया हम लोगों ने, उस ट्यूब में ब्लड का सैंपल है, हमें उसमें से स्मॉल अमाउंट में दूसरे टेस्ट ट्यूब में करना है या फिर किसी किट में हमें डालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लास्टिक ड्रॉपर का। ओके, स्मॉल अमाउंट में किसी भी सैंपल को उठा के किसी अदर प्लेट में या फिर ट्यूब में या फिर किसी किट में डालना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्लास्टिक ड्रॉपर का। ओके, ये सारे यूजेस बहुत इजी हैं, आप एक बार अगर लैब विजिट करोगे, क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब रैक। ओके, तो टेस्ट ट्यूब रैक का क्या यूज़ होता है, टेस्ट ट्यूब रैक आर लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू होल्ड अपराइट मल्टीपल टेस्ट ट्यूब एट द सेम टाइम। तो टेस्ट ट्यूब रैक से ही पता चल गया होगा आपको कि कोई रैक है जिसके किसके लिए बना है, टेस्ट ट्यूब के लिए। तो जो टेस्ट ट्यूब होते हैं जिसमें हम ब्लड सैंपल्स को रखते हैं या फिर किसी अदर सब्सटेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, टेस्ट ट्यूब रैक होता है। ओके, इसका यूज़ होता है कि टेस्ट ट्यूब को रखना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बंसन बर्नर। ओके, क्या यूजेज है इसका, अब बंसन बर्नर इज़ अ टाइप ऑफ गैस बर्नर। ये क्या होता है, टाइप होता है गैस बर्नर की तरह होता है, दैट इज़ यूज्ड इन मेनी केमिस्ट्री प्रोसीजर्स इन अ लेबोरेटरी सेटिंग। मतलब डिफरेंट यूज होता है, जैसे कि केमिस्ट्री के लैब में भी होता है, हिमेटोलॉजी में भी होता है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में भी बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा ये ग्लासवेयर है, एक बीकर। ओके, ये ग्लासवेयर के अंदर आता है। तो बीकर्स कैन बी यूज्ड टू होल्ड ए लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स और ए गैस कंटेनर फॉर रिएक्शन। तो जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करना है, दो सब्सटेंस को मिक्स करना है और उसे एक एग्जैक्ट अमाउंट में बनाना है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बीकर का। ठीक, इसमें ml भी मेंशन होता है कि आपको कितने ml में कोई भी सब्सटेंस बनाना है मिक्स करके, तो इसलिए हम बीकर का यूज करते हैं। ओके, किसी भी सब्सटेंस को उसमें रख सकते हैं और हम मिक्स करके बना सकते हैं किसी लिक्विड को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वायल। यूजेस क्या है? ब्लड वॉयल्स ऑल्सो नोन एज ब्लड कलेक्शन ट्यूब। तो ब्लड वॉयल्स को हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब भी बोलते हैं। आर यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक टेस्टिंग। तो कलेक्ट करते हैं ब्लड को वायल्स में, किसके लिए? डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक सेटिंग के लिए। हम उसमें सैंपल को कलेक्ट करते हैं एंड क्या करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। तो वायल्स का यूज़ क्या होता है? सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, सैंपल उसमें रखने के लिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ओवरऑल बेसिक ऑफ हिमेटोलॉजी के बारे में कवर किया। ठीक, क्या क्या हम लोगों ने कवर किए हैं? तो हम लोगों ने कवर कर लिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी क्या होता है। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम लोगों ने हमें बहुत कोशिश किया कि आपको सब चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन देख लिया एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमेटोलॉजी, डिफरेंट इम्पॉर्टेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिए। ब्लड डिसऑर्डर या फिर ब्लड फंक्शन को समझना, ठीक, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को समझना, या फिर ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इनका कैसे स्टडी करते हैं, ये सारे क्या हैं? इम्पॉर्टेंस होते हैं हिमेटोलॉजी के। एंड देन हम लोगों ने ये भी समझा कि क्या क्या इक्विपमेंट हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए प्रिपेयर हैं। आप हमें बताएं कमेंट करके, ताकि हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।